नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। विपक्षी एकता को एक करारा झटका लगा है और ये झटका आपको बता दें टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी, उनके एक इरादे और उनका जो फैसला हो रहा है जिसमें 8 पार्टियों के नेता शामिल हैं, उसके कारण उसमें कांग्रेस को अलग थलग कर दिया गया है। और अब ये माना जा रहा है कि ये एक तीसरा फ्रंट हमेशा की तरह बनने जा रहा है। मकसद सभी का एक है कि किसी तरह जिन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं उन केसों से वो बच जाएं। कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, ये जितनी पार्टियां हैं, ये जहां एक तरफ संसद में हल्ला कर रही हैं, अडानी के नाम पर संसद को ठप किया जा रहा है। एक अमेरिका की फर्जी कंपनी, फर्जी मैं इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि वो अमेरिका की हिंडनबर्ग कंपनी, जो हिंडनबर्ग कंपनी है, वो अडानी पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और इस रिपोर्ट में आप ये देखिए कि अमेरिका का एक बैंक उसके बाद ये घोषणा करता है कि अडानी के जिनके पास भी बॉन्ड हैं वो बॉन्ड की वैल्यू शून्य कर दी गई, जीरो कर दी गई और ये घोषणा कर दी गई कि अडानी के बॉन्ड के आधार पर कोई लोन लेना चाहेगा तो उसको हम लोन नहीं देंगे। इसके बाद अमेरिका के कुछ बैंकों ने और इस पर घोषणा की और इसके बाद अडानी के शेयर बहुत तेजी से नीचे गए, जिसके कारण अरबों रुपए का अडानी को नुकसान हुआ। लेकिन अब वो बैंक खुद डूब गए हैं अमेरिका के, और ये जो हिंडनबर्ग है ये उन बैंकों के बारे में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाई। सवाल यह है कि जब ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो कंपनी है, ये जो एजेंसी है, ये अगर कंपनियों के शेयरों के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, हेराफेरी के मामले में, बैंक लोन की अनियमितता के बारे में रिपोर्ट तैयार करता है, तो अमेरिका के जो 5 बैंक डूबे एक एक करके, उनके बारे में इसको जानकारी कैसे नहीं लगी? अमेरिका की एजेंसी है हिंडनबर्ग। लेकिन ये जो कंपनी है अडानी पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और उस अडानी की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस संसद में जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को लेकर बवाल मचा रही है, उसमें वो खुश हो रही थी कि अब तो 2024 में मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए ये सारा विपक्ष हमारे पीछे खड़ा है। लेकिन ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेर दिया और ये घोषणा हुई है। और ये घोषणा आपको बता दूं तब हुई है जब समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक होने जा रही है। जस्ट एक दिन पहले वो पश्चिम बंगाल में जाकर ममता बनर्जी से मिलते हैं। और आपको याद होगा कुछ दिनों पहले सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर के मोदी जी को एक पत्र लिखा था और उस पत्र में टीएमसी समेत समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ऐसी 8 पार्टियों ने मोदी जी को पत्र लिखा था। अब यह माना जा रहा है कि कांग्रेस को इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो ये जो 8 पार्टियां ये अलग अपना एक विपक्ष का गुट बना रही हैं। अब इसमें पीएम का चेहरा कौन होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि विपक्ष 2 जगह बटा हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ कांग्रेस है, जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उसमें छत्तीसगढ़ में उस अधिवेशन में जयराम रमेश ये कह रहे थे कि कांग्रेस को अगर शामिल नहीं किया गया, कांग्रेस के बिना विपक्ष का कोई भी अभियान 2024 में सफल नहीं होगा। यानी अपने में वो अहंकार में थे कि यदि कांग्रेस इस विपक्ष में शामिल नहीं है तो राहुल गांधी के नेतृत्व में हमारी सलाह पर मोदी को हराया जा सकता है। और जयराम रमेश ने ये घोषणा कर दी थी कि यदि कांग्रेस को साथ लेकर के पूरा विपक्ष एकजुट होकर के 2024 के लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरता है मोदी के खिलाफ, तो भारतीय जनता पार्टी को मात्र 100 से भी कम सीटें मिलेंगी। लेकिन अब कांग्रेस को इस विपक्ष ने अलग थलग कर दिया है और ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की मुलाकात से अब कयास लगाए जा रहे हैं कि एक तीसरा फ्रंट बनने की कगार पर है। आपको बता दें इसमें जो 8 पार्टी के नेताओं ने पत्र लिखे थे उसमें टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जैसा मैंने कहा आरजेडी, बिहार से लालू प्रसाद यादव की पार्टी यानी तेजस्वी यादव इसमें शामिल हुए थे, उन्होंने पत्र लिखा था, बीआरएस और एनसीपी शरद पवार की पार्टी, इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कश्मीर में है फारूक अब्दुल्ला की पार्टी और उद्धव बाला साहब ठाकरे,
ये 8 लोगों ने पत्र लिखा था, और 8 लोगों ने जब ये पत्र लिखा था और इसमें कांग्रेस के हस्ताक्षर नहीं थे, कांग्रेस को शामिल नहीं किया गया था, तभी ये लग गया था कि विपक्ष में कांग्रेस को अलग करके अपना एक अलग से चेहरा प्रधानमंत्री फेस बनाकर मैदान में उतारा जाएगा। इससे राहुल गांधी को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि राहुल गांधी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, वो भारत तो कोई टूटा ही नहीं है, तो जुड़ने का सवाल क्या था। लेकिन वो जो यात्रा निकाल रहे थे, जिस तरह से उनकी टी शर्ट की चर्चा हो रही थी, जिस तरह से सर्दी में एक महान मानव राहुल गांधी को प्रस्तुत पीआर कंपनी के जरिए किया जा रहा था, जिस तरह से उनके पैदल चलने पर चर्चा हो रही थी, जिस तरह से लोगों से वो मिल रहे थे, ऐसा एक्सपोज किया जा रहा था, ऐसा उनको प्रचारित किया जा रहा था कि बस प्रधानमंत्री बनने लायक यदि इस देश में कोई है, मोदी को यदि कोई टक्कर दे सकता है, वो तो मोदी है, कि आगे राहुल गांधी है। तपस्वी बनाया गया, गमछा राम नाम का लपेटा गया, और ये मंदिरों के दृश्य दिखाए गए। ये सब दिखाने की कवायद कांग्रेस इसलिए कर रही थी कि ये सारा विपक्ष ये राहुल गांधी के पीछे खड़ा हो जाए। लेकिन राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो फ्लॉप साबित हुई, और ये सारा जो पैसा खर्च हुआ कांग्रेस का, ये तो बेकार हो गया। अब टीएमसी से समाजवादी पार्टी के मुखिया जब मिल रहे हैं अखिलेश यादव, तो अब इनमें कौन पीएम फेस होगा ये आप अंदाजा लगाइए। तो इसमें भी अभी डाउट है, क्योंकि ममता बनर्जी दावा ठोक रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा को यदि रोका है तो वो टीएमसी ने रोका है। पश्चिम बंगाल में हमने बुरी तरह उनको हराया। अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में तो मैं ही हूं जो योगी जी को सत्ता से बाहर कर सकता हूं। तेजस्वी यादव बिहार में ताल ठोक रहे हैं कि 40 लोकसभा सीटों में हम तो 35 सीटें ले लेंगे, भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट मिलेगी। अब यह बात अलग है कि बिहार के अंदर भी नीतीश कुमार किधर जाएंगे अभी तो कहना मुश्किल है, और जिस तरह से माहौल बन रहा है उस माहौल को यदि देखें तो यह उल्टा मामला दिखाई दे रहा है कि आरजेडी को मात्र 5 सीटें मिलती दिख रही हैं अभी के हालात में, क्योंकि ये सत्ता में है। और सत्ता में देखिए ये दुरुपयोग की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र कर रहा है। यहां जो जेडीयू है उन्होंने ही कभी आरजेडी के भ्रष्टाचार के खिलाफ कंप्लेंट की थी, और यह कहा था कि इसकी जांच सीबीआई को कराई जाए, जो भर्ती घोटाला हुआ है कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार किया। अब जब उसकी जांच हो रही है और उसमें कार्रवाई हो रही है, ये कह रहे हैं साहब ये तो जो है दुरुपयोग हो रहा है। मतलब आप ही कंप्लेंट करने वाले, आप ही के कहने पर यह भ्रष्टाचार उजागर हुआ, और आज आप उस भ्रष्टाचार पर बोलने के बजाय उल्टा बोल रहे हैं। तो इसका मतलब तो नीतीश कुमार जी या तो आपकी कंप्लेंट झूठी थी, और अगर कंप्लेंट झूठी थी तो जो लालू जी हैं अब तो आ गए देश में वो इलाज कराकर, क्या इस पर वो नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाएंगे? क्योंकि भाई आपके खिलाफ कंप्लेंट करी है, और यदि वो कंप्लेंट सच्ची थी नीतीश कुमार की, उनकी पार्टी की तरफ से की गई थी, तब तो फिर आप हल्ला क्यों कर रहे हो? फिर तो आप ये मानिए कि आपके साथ के ही लोग जब आपके आरोप लगा रहे थे और आज भी वो आपके साथ सत्ता में हैं, तो उन्हीं के बकाया काम को मोदी जी पूरा कर रहे हैं। लेकिन आप 8 नाम जो देखिए, अब इसमें एक एक नाम देखिए। टीएमसी, ममता बनर्जी का पार्थ चटर्जी जेल की सलाखों के पीछे हैं। पश्चिम बंगाल में बच्चे बच्चे से पूछ लीजिए कि पार्थ चटर्जी जेल के अंदर बंद क्यों हैं, तो वो बताएंगे भर्ती का एक घोटाला हुआ, शिक्षक की भर्ती घोटाला, ग्रुप डी की भर्ती, मोटा पैसा खाया गया, लोगों के घर से पैसा निकला है भाई। ईडी ने जब छापा मारा पार्थ चटर्जी के जो मित्र थी उसके घर पे, करोड़ों रुपए मिले, सोना मिला, सबने देखा। तो ये एजेंसियों का दुरुपयोग कैसे है? ये तो सदुपयोग है। लेकिन इनको लगता है मोदी अगर 24 में आ गया तो टीएमसी के और नेता जाएंगे। अभिषेक बनर्जी जेल में जा सकते हैं, उनके खिलाफ केस है, और कई सारे ऐसे टीएमसी के नेता हैं जो भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, तो इनकी मजबूरी है। इसी तरह से आप देखिए आम आदमी पार्टी, 2 मंत्री जेल में हैं, अब तो पूर्व मंत्री कहिए, कईयों पे और अभी केस लग रहा है, कई के ऊपर अभी केस चलने की बात चल रही है, लेकिन 2 तो है ही हैं, और अरविंद केजरीवाल जी भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड दिख रहे हैं। तो उनको भी खतरा है कि आज नहीं तो कल यदि 24 में मोदी रिपीट होते हैं तो उनको भी जेल जाना पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी की बात करूंगा, अगर अखिलेश की, कई घोटाले ऐसे हैं जिसकी जांच पेंडिंग है।
लेकिन अब आप बात करें आरजेडी की तो मैंने बता ही दिया है। इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस है, फारूक अब्दुल्ला जी, उनको हमने देखा ही है किस तरह से उनको गुपकार उन्होंने एक ग्रुप बनाया, लेकिन उस ग्रुप में अभी बातें खुल रही हैं कि किस तरह से वहाँ जो है उन्होंने एक रोशनी एक्ट बना दिया और उसके कारण से सरकारी संपत्तियों पे कब्जा किया, उसमें फंसे हुए हैं। और इसी तरह से एक एक करके ये जो फंसे हुए हैं ये सब के सब इकट्ठे हो रहे हैं ताकि ये सब इकट्ठे होकर अपने ऊपर भ्रष्टाचार के जो केस चल रहे हैं उसको किसी तरह रोक सकें। तो भाई रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं और नाम है मोदी को हराना। क्यों हराना मोदी को? काम बढ़िया कर रहे हैं, पूरा देश ही नहीं दुनिया कह रहा है कि काम बढ़िया कर रहे हैं। तो जब अच्छा काम कर रहे हैं तो भाई उससे दिक्कत क्या है? सबको दिक्कत यही है कि सब जो भ्रष्टाचारी हैं, जो भी भ्रष्टाचारी हैं, उस सबको डर लग रहा है कि मोदी जी 24 में आ गए तो हम सब जेल जाएंगे और कोई छुड़ाने वाला नहीं है। अभी तो भ्रष्टाचार के केस और खुलने हैं। एजेंसियां जितना काम कर रही हैं उनको लगता है भाई ये तो बड़ा मामला खराब हो रहा है, सब लोग जेल की सलाखों के पीछे जाते दिख रहे हैं, तो ऐसे में क्या करें। तो आपको बता दूं कि भय है जेल जाने का, और इसीलिए कांग्रेस भी बौखला रही है। कांग्रेस ये जानती है कि जो भी वो मोदी पर आरोप लगा रहे हैं वो आरोप फर्जी हैं। जैसे मैंने हिंडनबर्ग की बात की, उनको पता है कि अडानी पर जो प्रहार कर रहे थे वो तो फर्जी है। खुद छत्तीसगढ़ में अडानी से उन्होंने काम दिया हुआ है, समझौता किया हुआ है कोयले की खदान का, उसके लिए नियम भी बदले। इसी तरह राजस्थान में 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया हुआ है। किस मुंह से आरोप लगा रहे हैं? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां भी अडानी के प्रोजेक्ट हैं। आप कह रहे हो जी अडानी मोदी भाई भाई, मोदी जी जो है अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। मतलब एक फर्जी माहौल बनाकर, झूठ बोल बोलकर मीडिया में आकर अडानी 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 के नाम पर ये सोचते हैं मोदी को ये भ्रष्ट नेता सिद्ध कर ले जाएंगे। अब जो इनके लिए ये सपना है, क्योंकि जिस आदमी ने आज तक की जिंदगी में कभी 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं किया, जिस व्यक्ति के ऊपर कांग्रेस जब केंद्र में थी ये सारी एजेंसियां उसके पास थी, ईडी, सीबीआई, जो भी कहिए, ये आरोप नहीं लगा पाए, क्योंकि बंदे ने घोटाला किया ही नहीं, तो आरोप क्या लगाओगे? क्योंकि भाई कोर्ट में तो ले जाना पड़ेगा। चाहते तो कांग्रेस ही यही थे कि मोदी जी को जेल में डाल दें। जो गोधरा कांड हुआ था उसके बाद गुजरात दंगों का आरोप मोदी जी पर लगाया। आज भी वो बोलते तो मीडिया में है राहुल गांधी के साथ, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी, उसके ऊपर जो है मोदी जी जवाब नहीं दे रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई कर दी। भैया 2002 के दंगे कब हुए थे? उसके बाद कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, और आज जो है आप 20 साल 21 साल बाद उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो केंद्र में जब आप रहे 21 साल, आपने क्यों नहीं कार्रवाई की थी तब? मतलब 14 के पहले तो आप ही थे, तो कोई कार्रवाई की नहीं थी। आज जनता को यह बताना चाहते हैं कि साहब गुजरात के दंगे मोदी जी के इशारे पर हुए। तो आप क्या कहना चाहते हो? क्या देश के मुसलमानों को भड़काकर उनकी वोट लेना चाहते हो? तो अब मंसूबे पूरे नहीं होंगे, क्योंकि गुजरात में आप मोदी जी को देखें, उनके काम को देखें, तो मुस्लिम भी आज बड़ी संख्या में भाजपा के साथ आ रहे हैं। तो विपक्ष जिस तरह की काम कर रहा है, अब ये इन्होंने घोषणा तो कर ही दी थी, अब इनका मिलन जो हो रहा है ममता बनर्जी का, अखिलेश यादव का, या ये अभी बता दूं थोड़े दिन पहले जो है तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, उनकी एक सभा थी खम्बम में, उस रैली में ये पहुंचे थे। दिल्ली के सीएम पहुंचे थे, पंजाब के सीएम पहुंचे थे, केरल के सीएम पिनराई विजयन पहुंचे थे, ये सारे विपक्ष के लोग वहां पहुंचे थे ये दिखाने के लिए कि भैया हमारा ग्रुप ये अलग है, और कांग्रेस उसमें नहीं था। तो एक बात तो तय है कि एक तीसरा फ्रंट बनेगा मोदी के खिलाफ, और इसमें भारतीय जनता पार्टी का तो फायदा ही है। कोशिश करेगी कांग्रेस, या तो कांग्रेस को समझौता यह करना पड़ेगा कि भैया आप जो सपना देख रहे हो कि राहुल गांधी को पीएम फेस बना देंगे, उसको छोड़ दो और खाली एक सपोर्ट करो। और पीएम फेस अब इसमें कौन होगा अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपको बता दूं पहले के अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं कि इनमें आपस में पीएम फेस को लेकर ही झगड़ा होने वाला है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे तो इसमें घोषणा कर ही चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी। जिस तरह से कई बार पढ़े लिखे शब्द उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, उसके पीछे उनका जो मतलब योजना है वो पूरे देश के इन विपक्षी नेताओं को यही बताना चाहते हैं
कि भैया आईआईटी जितना पढ़ा लिखा तो इसमें मैं ही हूं, तो प्रधानमंत्री चेहरा वो तो मैं ही बन सकता हूं। और इसलिए आप देखना, भले ही वो घोषणा ना करें, लेकिन ये मन में है। इसी तरह जैसे मैंने बताया ममता बनर्जी, इसी तरह शरद पवार, तो भैया उद्धव ठाकरे भी प्रधानमंत्री बनने की घोषणा कर ही चुके, संजय राउत उनकी, कि भाई प्रधानमंत्री बनेगा एक दिन। तो अब कुल मिलाकर के इस पूरी मंडली में अभी 8 पार्टी जुड़ी हैं, कांग्रेस के साथ भी 7-8 पार्टियां हैं। अब देखना होगा कि ये अलग अलग 2 गुट चुनाव मैदान में मोदी के सामने होंगे या ये एक हो पाएंगे, इसमें अभी शंका है। जिस तरह से पिछले हमने देखे हैं एपिसोड, महागठबंधन नाम उसको देते हैं ये, फिर उसमें प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर तय नहीं होता है, आपस में फुटअव्वल होता है। और निश्चित जानिए, भगवान करे ऐसा ही हो, तो मोदी जी 2024 में ये अकेले लड़ें, ये सारे मिलकर लड़ें, पिछली बार तो लड़े ही थे, तो ये सारे मिलकर भी लड़ेंगे तो भी मोदी जी की जो ये यात्रा है, विजय यात्रा, इसको तो रोक ही नहीं सकते। अब की बार गारंटी है 2024 के चुनाव में मोदी जी ने जितना काम किया है, जिस तरह से आज विश्व में नाम किया है, अभी तो नोबेल पुरस्कार की बात चल रही है, तो ये सब देखने के बाद देश की जनता देख रही है कि एक तरफ 65 साल कांग्रेस प्लस उसके साथ जो सहयोगी थे लालू प्रसाद यादव ने क्या किया, लोगों को रेल में भर्ती दी, भर्ती के बदले जमीनें नाम लिखवा दी, पूरे बड़े बड़े कच्चे चिट्ठे रजिस्टर मिले हैं, किसने फोटो नहीं देखी वो तेजस्वी के मकान से। मतलब बिहार की ज्यादातर जमीनें इन्होंने, खेत की प्लॉट कितने इन्होंने कब्जा है, तो इनको कौन वोट दे देगा भाई। और एक तरफ भाजपा का शासन है कि जब से सत्ता में आए हैं नौकरियां लग रही हैं, मैं तो यूपी में हूं, यूपी का ही देख रहा हूं, योगी जी के चलते 6 लाख से अधिक नौकरियां दे दी गई सरकारी, अन्य विभागों में 1 रुपए की रिश्वत, कोई नहीं कह सकता कि हमने रिश्वत दी तब नौकरी पाई, ये होता है काम। और इसलिए इनको वोट मिलना नहीं, भारतीय जनता पार्टी को 400 के लगभग सीट आने का अनुमान है। अभी आप देखते जाइए, अभी तो 1 साल का लगभग है, ये विपक्ष की पार्टियां इसी तरह उठापटक करती रहेंगे और मोदी जी अपना काम करते रहेंगे, देश को आगे बढ़ाते रहेंगे। जनता जिस तरह का देख रही है, आगे आने वाला जो 1 साल है ये इतना महत्वपूर्ण है देश के लिए कि आप देख लीजिए 3 नए यूनिकॉर्न और खड़े हो गए हैं। अब ये विकास की बयार जो बह रही है, इसमें करोड़ों जॉब्स युवाओं को मिलने हैं, तो एक तरह से ये यूथ का वोट भारतीय जनता पार्टी को एक मुश्त पड़ने वाला है, क्योंकि यूथ अच्छे से देखता है, समझता है कि एक तरफ वो हैं जिन्होंने देश का लूट खाया, जमीनें लूट ली, धन लूट लिया, करोड़ों से घोटाला, करोड़ शब्द तो अब हल्का हो गया है, अरबों कहिए, अरबों के घोटाले। और एक तरफ मोदी जी हैं, साफ स्वच्छ छवि, केवल देश से प्रेम, देश के लिए काम करना। तो लोगों ने अपनी पसंद और मन बना लिया है। अब ये विपक्ष को तय करना है कि उनको ये कुश्ती जो करनी है, नूरा कुश्ती इसको बोलते हैं, ये करते रहिए, फर्क भारतीय जनता पार्टी पे कोई पड़ना नहीं है। मिलकर लड़ते हैं, साथ अकेले अकेले लड़ते हैं, लेकिन अभी तक जो लग रहा है कि एक तीसरा मोर्चा मोदी के विरुद्ध बनने जा रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।